हेलो स्टूडेंट्स, अगर आप हमारे इस चैनल आरबीएस फिजिक्स पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन दबाएं, ऑल करें, जिससे कि हमारे वीडियो के अपलोड होते ही इसके नोटिफिकेशंस आपको मिल जाएं। हम लोग ये जो गति का नियम पढ़ रहे हैं, आज हम लोग गति का दूसरा नियम पढ़ेंगे, न्यूटन की गति का दूसरा नियम। न्यूटन की गति का दूसरा नियम हम लोग पढ़ते हैं। न्यूटन की गति के दूसरे नियम में न्यूटन की गति का द्वितीय नियम। द्वितीय नियम में है कि किसी वस्तु पर जब हम बल लगाते हैं तो उसके संवेग में परिवर्तन होता है। संवेग परिवर्तन की दर उस पर लगाए गए बल के अनुक्रमानुपाती होती है। किसी भी वस्तु पर लगाए गए बल के अनुक्रमानुपाती होती है उसके संवेग परिवर्तन की दर। किसी वस्तु के संवेग परिवर्तन की दर उस पर लगाए गए या आरोपित बल किसी वस्तु के संवेग परिवर्तन दर उस पर आरोपित बल के अनुक्रमानुपाती तथा बल की दिशा में होती है। तथा बल की दिशा में होती है। क्योंकि संवेग परिवर्तन की दर भी सदिश राशि है और बल भी सदिश राशि है, तो उनकी दिशा होगी तो दोनों की दिशा एक ही होती है। हम इसको इस तरह कर सकते हैं, अर्थात इसी को हम मैथमेटिकली कह सकते हैं, लगाया गया बल अनुक्रमानुपाती डेल्टा पी अपान डेल्टा टी, या एफ इक्वल टू ए कांस्टेंट डेल्टा पी अपान डेल्टा टी। यदि इनके हम मात्रक इस प्रकार लेते हैं कि के का मान 1 हो जाता है, तो चुने गए मात्रक एसआई मात्रक का प्रयोग करते हैं, एमकेएस मात्रक का प्रयोग करते हैं, इन सब के लिए के का मान 1 आता है। मात्रक के कारण अथवा एक्सपेरिमेंट के कारण, प्रयोग द्वारा के इक्वल टू 1, और इसीलिए जो हमारा बल का एवरेज मान आता है वो बराबर आता है डेल्टा पी अपान डेल्टा टी। यदि बल का मान बदल रहा है, स्थिर नहीं है, अचर नहीं है, चर है, बदलने वाला है, तो ये एवरेज मान होगा, औसत मान होगा। यदि बल वेरिएबल है, परिवर्ती है, तो एफ एवरेज होगा और एफ एवरेज बराबर हो जाएगा डेल्टा पी अपान डेल्टा टी। और इसीलिए इसका तात्क्षणिक मान, इसलिए तात्क्षणिक बल एफ इक्वल टू लिमिट डेल्टा टी टेंस टू 0। इसको हम अति अल्प कर देंगे, बहुत ही छोटा कर देंगे, लिमिट टेंस टू 0। तो जो डेल्टा पी अपान डेल्टा टी है यही हमारा मान होगा, ये बराबर हो जाएगा
इसलिए F इक्वल टू डी पी अपान डी टी, ये वेक्टर राशि है। ये संवेग परिवर्तन की यह दर है और ये इस पर आरोपित बल है। हम जानते हैं कि F इक्वल टू डेल्टा P या डी पी अपान डी टी, डी पी अपान डी टी, डी अपान डी टी और P इक्वल टू एम वी। संवेग द्रव्यमान और वेग के गुणनफल को संवेग कहते हैं और इसीलिए P की जगह हमने एम भी रखा। यम स्थिर है। यहाँ पर हमारे समानता जो हम काम करते हैं, जो जिस स्तर पर हम इसका अध्ययन करते हैं वहाँ पर यम का मान स्थिर है। वैसे यम का मान यदि कण की वेलोसिटी बहुत अधिक हो जाए तो यम का मान बदल जाता है, लेकिन यहाँ पर यम स्थिर है। तो चूंकि यम स्थिर है इसलिए ये बराबर हो जाएगा यम डी वी अपान डी टी। डी वी अपान डी टी वेग परिवर्तन की दर है और वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं और इसलिए F इक्वल टू एम इंटू ए, जहाँ त्वरण ए इक्वल टू डी वी अपान डी टी। ये दोनों वेक्टर राशियां हैं। इससे हमें पता चला कि जो बल है, किसी भी वस्तु पर उत्पन्न होने वाला त्वरण बल पर के अनुपाती होता है। अगर बल 0 हो जाए तो उसका त्वरण भी 0 हो जाएगा। इसलिए F अनुक्रमानुपाती, यदि F इक्वल टू 0 तो A इक्वल टू 0। अगर वस्तु का बल 0 हो तो वस्तु में त्वरण पैदा नहीं होगा। त्वरण पैदा न होने का ये मतलब है कि यदि वह स्थिर है तो स्थिर ही रहेगी और अगर वो किसी वेग से किसी दिशा में चल रही है तो उसी वेग से उसी दिशा में चलती रहेगी। यानी ना तो उसकी दिशा में परिवर्तन होगा न उसके वेग में परिवर्तन होगा और वो वेग चाहे कुछ हो या 0 हो। यही हमारा जो लॉ ऑफ इनर्शिया जिसको हम कहते हैं या न्यूटन की गति का पहला नियम यही है। इसका मतलब इस दूसरे नियम में हमारा पहला नियम भी निहित है। दूसरे नियम में पहला नियम भी है कि यदि किसी भी वस्तु पर बाह्य बल न लगे तो वस्तु में त्वरण नहीं होगा, अर्थात उसके वेग में कोई परिवर्तन नहीं होगा। यदि वस्तु का वेग 0 है अर्थात वस्तु स्थिर है तो वह स्थिर ही रहेगी। यदि वो किसी वेग से किसी दिशा में चल रही है तो उसी वेग से उसी दिशा में चलती रहेगी। तो ये तो हो गया हमारा न्यूटन की गति का पहला नियम, जो इसी दूसरे नियम में निहित है। कभी कभी ये प्रश्न होता है कि दिखाओ कि जो न्यूटन की गति का पहला नियम है वो दूसरे नियम में निहित है। तो इस तरह से ही हम उसको दिखा सकते हैं कि F इक्वल टू एम में अगर हम बल ना लगाएं तो त्वरण भी नहीं होगा। और पहला नियम तो यही है कि यदि किसी वस्तु पर बाह्य बल ना लगे तो वस्तु यदि स्थिर है तो स्थिर ही रहेगी और यदि किसी वेग से किसी दिशा में चल रही है तो उसी वेग से उसी दिशा में चलती रहेगी। आवेग इम्पल्स
अब आप एक कहते हैं, जब कोई भी बल बहुत ही अल्प समय के लिए, बहुत थोड़े समय के लिए किसी वस्तु पर कार्य करता है, तो उस बल का मान नहीं ज्ञात कर सकते, क्योंकि बल 0 से अधिकतम होता है और फिर अधिकतम से 0 हो जाता है। मान लीजिए ये बल है, ये बल है, ये समय है, बल का मान अधिकतम हुआ और फिर 0 हो गया। ये बहुत ही अल्प समय है, बहुत छोटा समय है, और ये बल है। तो यदि कोई भी बल बहुत ही अल्प समय के लिए कार्य करता है तो हम उसका संपूर्ण प्रभाव का अध्ययन करते हैं। तो बल के संपूर्ण प्रभाव को ही आवेग कहते हैं। बल के संपूर्ण प्रभाव को ही आवेग कहते हैं। वस्तु पर लगने वाले आवेगी बल, आवेगी बल, इम्पल्सिव फोर्स, आवेगी बल, वो बल जो क्षण भर के लिए काम करता है, थोड़े समय के लिए कार्य करता है, उसे हम आवेगी बल कहते हैं। आवेगी बल, जैसे हमने बल्ले से गेंद को मारा, तो बल्ला गेंद पर बहुत क्षण भर के लिए बल लगाता है। बल तो बहुत लगाता है, लेकिन वो ज़्यादा देर तक बल्ले के संपर्क में गेंद नहीं रहता। इसी तरह से जब हम हथौड़े से कीला गाड़ते हैं, तो हम हथौड़ा उस कील के संपर्क में बहुत थोड़े समय रहता है, क्षण भर के लिए रहता है। इसे ही कहते हैं आवेगी बल। वो बल जो कम समय के लिए, अल्प समय के लिए कार्य करता है, उसे हम आवेगी बल कहते हैं। तो वस्तु पर लगने वाले आवेगी बल तथा अत्यल्प समय अंतराल के गुणनफल को आवेग कहते हैं। आवेगी बल, वस्तु पर लगने वाले आवेगी बल तथा अत्यल्प समय अंतराल के गुणनफल को आवेग कहते हैं। जो उस अल्प समय अंतराल है, थोड़े समय के लिए जो कार्य कर रहा है, अर्थात आवेग आई इज इक्वल टू एफ डेल्टा टी। एफ डेल्टा टी ये वेक्टर राशि है, इसे ही हम आवेग कहते हैं। ये इस बल का संपूर्ण प्रभाव है जो उस वस्तु पर हमें दिखाई देता है, जिस वस्तु पर वो बल बहुत थोड़े समय के लिए कार्य करता है। यहाँ पर जो आवेग का मात्रक है, ये न्यूटन है, ये सेकंड है। तो इसका जो मात्रक होगा, मात्रक न्यूटन सेकंड, और इसलिए विमा भी इसकी इसी तरह से हम निकाल लेते हैं। विमा बराबर
यम यल टी माइनस 2 तो न्यूटन का हुआ बल का, और 1 सेकंड और है तो ये बराबर आ गया यम यल टी माइनस 1। ये इसकी विभा हो गई। इसमें और संवेग में क्या संबंध है, हम इसको भी देखते हैं। किसी भी वस्तु का संवेग, जिस वस्तु पर यह बल कार्य करता है उसके संवेग में क्या परिवर्तन होता है। तो ये जो इम्पल्सिव फोर्स है या जो क्षण भर के लिए बल काम करता है, अत्यल्प समय के लिए जो बल काम कर रहा है, ये बल और संवेग परिवर्तन में क्या संबंध है। बल F इक्वल टू dP अपॉन dt। बल F इक्वल टू dP अपॉन dt, या F dt इक्वल टू dP। और इसीलिए dP का परिवर्तन PI टू PF, हमने इसको समाकलन किया, परिवर्तन निकाला इनिशियल से फाइनल, PI टू PF। PI इनिशियल वैल्यू प्रारंभिक मान, PF अंतिम मान, F dt। ये F dt, ये जो हम मान निकाल रहे हैं ये 0 से लेकर t तक, ये हमारा आवेग है। अब ये संवेग परिवर्तन है, इसका समाकलन आएगा P, आ जाएगा PF माइनस PI, ये बराबर हुआ, अगर इसका हम F अगर स्थिर है तब तो यह हो जाएगा F इंटू टी। अगर F स्थिर नहीं है तो ये पूरे का जो समाकलन है ये हमारा आवेग है, ये आवेग है I। तो आवेग I बराबर संवेग परिवर्तन, ये संवेग का परिवर्तन है फाइनल और प्रारंभिक, और इसलिए आवेग I बराबर संवेग परिवर्तन डेल्टा P। संवेग परिवर्तन बराबर डेल्टा P। तो इस तरह से ये हमारे आवेग और संवेग परिवर्तन के बीच का संबंध भी है। ये आवेग है और ये संवेग परिवर्तन है, ये उसके बीच का संबंध है। जो हम लोगों ने ये गति का दूसरा नियम पढ़ा, इसी के बाद इससे संबंधित गति का तीसरा नियम आता है। न्यूटन की गति का तृतीय नियम। तृतीय नियम, न्यूटन की गति का तृतीय नियम। अब तृतीय नियम में है कि यदि, वैसे तो बोलने के लिए हम कहते हैं प्रत्येक क्रिया के बराबर प्रतिक्रिया होती है, यानी प्रत्येक क्रिया बल के बराबर प्रतिक्रिया बल होता है, बराबर होता है विपरीत होता है। लेकिन इससे यह बात स्पष्ट नहीं होती कि क्रिया बल कहाँ काम करता है और प्रतिक्रिया बल कहाँ काम करता है। इसलिए इसको थोड़ा और स्पष्ट करके हम लोग करते हैं कि यदि एक वस्तु दूसरी वस्तु पर बल लगाती है तो दूसरी वस्तु पर भी पहली वस्तु पर उतना ही विपरीत दिशा में बल लगाती है। यदि
एक वस्तु दूसरी वस्तु पर बल लगाती है तो दूसरी वस्तु भी पहली वस्तु पर उतना ही जितना पहली लगा रही थी उतना, तो दूसरी वस्तु भी पहली वस्तु पर उतना ही विपरीत दिशा में बल लगाती है। एक वस्तु हमारे पास ये है, मान लिया ये वस्तु ये है, दूसरी वस्तु बी है, ये इस पर बल लगाती है इस दिशा में, बल है F लग रहा है ए पर और लगा रही है बी, तो इसी के बराबर और इस दिशा में बल लगेगा, ये बी पर लगेगा, बी पर, और लगाएगा ए। एफ ए बी और एफ बी ये दोनों बराबर हैं और एक दूसरे के विपरीत हैं, अर्थात एफ ए बी बराबर माइनस एफ बी, यानी दोनों बल बराबर और एक दूसरे के विपरीत हैं। अब यहां पर प्रश्न ये उठता है कि ये इस पर बल लगाता है, ये इस पर बल लगाता है, तो कौन बल पहले लगता है, कौन बल बाद में लगता है। यहां पर एक बात स्पष्ट कर दें कि जो बल है वो कौन सा बल क्रिया बल है, कौन सा बल प्रतिक्रिया बल है, ऐसा कुछ नहीं है। जो बल है किसी को हम क्रिया और किसी को भी हम प्रतिक्रिया बल मान सकते हैं। कोई भी बल अकेला नहीं है, दुनिया में बल हमेशा युग्म में रहता है, जहाँ भी बल होगा उसका प्रतिक्रिया बल अवश्य वहाँ पर होगा। बिना उसके युग्म के, बिना उसके जोड़े के कोई भी बल अकेला नहीं है। तो कोई भी बल एकल नहीं होता। जो भी बल होगा वो हमेशा पेयर में होगा। जब भी एक वस्तु दूसरी वस्तु पर बल लगाएगी, हमने इसके ऊपर अगर इस वस्तु को रखा, जैसे ये इस पर लगा, इसके तुरंत ही इस पर भी एक बल पैदा हो गया। ये दोनों बल जो नीचे और ऊपर लग रहे हैं ये बराबर और विपरीत हैं। तो कौन बल पहले काम किया, कौन बल बाद में काम किया, ऐसा नहीं है। जब भी बल लगेगा दोनों बल एक साथ पैदा हो जाएंगे, दोनों की उत्पत्ति एक साथ होती है, कोई भी बल आगे पीछे नहीं होता। तो इसलिए क्रिया और प्रतिक्रिया बल ये कोई बटा हुआ नहीं है, किसको हम क्रिया बल कहेंगे और किसको प्रतिक्रिया बल कहेंगे, ऐसा भी नहीं है। आप किसी भी बल को क्रिया और किसी भी बल को प्रतिक्रिया बल मान सकते हैं। मान लीजिए एक रस्सी में दो लोग रस्सी को पकड़ के खींच रहे हैं, और दो लोग इस रस्सी को पकड़ के खींच रहे हैं। अब ये इधर को खींच रहे हैं, ये इधर को खींच रहे हैं। अगर ये रस्सी इधर नहीं जा रही, इधर नहीं जा रही है, इसका मतलब यहां दोनों बल बराबर हैं। जो बल इधर लग रहा है, जो बल इधर लग रहा है।
और ये दोनों बल साथ साथ कार्य करते हैं। ऐसा नहीं है कि कोई बल पहले लगा था तो दूसरा बल बाद में पैदा हुआ। इसी तरह से क्रिया और प्रतिक्रिया बल साथ साथ उत्पन्न होते हैं। क्रिया एवं प्रतिक्रिया बल एक साथ उत्पन्न होते हैं। किसी को भी क्रिया कह सकते हैं, किसी को भी प्रतिक्रिया कह सकते हैं। अगर इसको क्रिया कहेंगे तो ये प्रतिक्रिया हो जाएगी, इसको क्रिया कहेंगे तो ये प्रतिक्रिया हो जाएगी। तो कहीं ये बटा नहीं है कि हमने जो बल लगाया वो क्रिया और आपने जो लगाया प्रतिक्रिया। किसी भी बल को आप क्रिया, किसी को भी प्रतिक्रिया मान सकते हैं। दोनों बराबर होंगे, केवल उनकी दिशाएं उल्टी होंगी। वो एक दूसरे की विपरीत दिशा में काम कर रहे होंगे। अब इसके जो हम लोगों ने क्रिया और प्रतिक्रिया बल पढ़ा, इसके बहुत सारे हमारे पास उदाहरण हैं। यदि कोई भी व्यक्ति पानी में तैरता है, पानी में तैरते समय वो पीछे की ओर पानी पर बल लगाता है, पीछे की ओर बल लगाता है और पानी उसको आगे की ओर ठेलता है और आदमी तैरता हुआ आगे चला जाता है। तो तैरते समय ये पानी पर लगने वाला बल और ये पानी द्वारा आदमी पर लगने वाला बल और इसीलिए आदमी बराबर पानी को पीछे ठेलता रहता है और आगे बढ़ता जाता है। इसी तरह से जब बंदूक से गोली निकलती है तो बंदूक से गोली निकलते समय गोली के ऊपर जितना बल लगता है, गोली पर बंदूक द्वारा बल और उतना ही बल बंदूक पर पीछे की ओर लगता है, बंदूक पर लगने वाला बल। तो जब बंदूक चलती है तो जितना बल गोली पर लगेगा उतना ही बल बंदूक पर पीछे की ओर लगता है, झटका लगता है। और इसलिए बंदूक को चलाते समय उसको कंधे से दबा कर रखते हैं। जब कंधे से दबा कर रखेंगे तो उसमें विस्थापन नहीं होगा और हमें धक्का नहीं लगेगा। इस तरह से बहुत सारे हमारे पास उदाहरण हैं। रॉकेट है जो चलता है, तो रॉकेट में यहाँ से धुआं पीछे की ओर निकलता है, ये गैस निकलती है बाहर और गैस का जो प्रतिक्रिया बल है वो इस पर काम करता है, जिसको बराबर चलाता रहता है। गैस पर पीछे की ओर बल लगता है, गैस पर बल और रॉकेट पर बल। और इस तरह से रॉकेट चलता चला जाता है। इस तरह से हमारे पास बहुत सारे उदाहरण हैं। हम जब पृथ्वी पर चलते हैं तो पृथ्वी को हम नीचे की ओर नहीं दबाते, हम कभी भी पृथ्वी को नीचे की ओर नहीं दबाते, पृथ्वी को ऐसे नहीं दबाते। हम जब चलते हैं तो पृथ्वी को तिरछा दबाते हैं।
हमारी जो पंजा है वो आगे की तरफ से दबाता है, और इस तरह तिरछा जब दबाते हैं तो हमारे ऊपर तिरछा बल पृथ्वी के द्वारा लगता है। पृथ्वी द्वारा पंजे पर बल, इसी बल का एक घटक है जो इस दिशा में काम करता है, F cos थीटा, और एक इसका ऊपर की ओर काम करता है F sin थीटा। ये हमको ऊपर उठाता है, ये हमको आगे चलाता है, और इस तरह से हम पृथ्वी पर चलते रहते हैं। अगर पृथ्वी पर घर्षण न हो तो हमारा पैर पीछे चला जाएगा, तब फिर ये पृथ्वी द्वारा हमारे पंजे पर बल नहीं लगेगा। तो जब हम पृथ्वी पर चलते हैं तो पृथ्वी द्वारा हमारे पंजे पर तिरछा बल लगता है, और इसी तिरछा बल का एक घटक F cos थीटा जो हॉरिजॉन्टल काम करता है, हमको आगे चलाता है, और उसका एक घटक F sin थीटा जो हमको ऊपर की ओर उठाने का काम करता है। इस प्रकार क्रिया और प्रतिक्रिया बल कार्य करते रहते हैं। हम लोगों ने संवेग पढ़ा है कि किसी भी वस्तु के द्रव्यमान और उसके वेग के गुणनफल को हम संवेग कहते हैं, रेखीय संवेग कहते हैं। संवेग तो आगे भी हम लोग पढ़ेंगे, जहाँ पर कोई वस्तु घूर्णन गति करती या वृत्तीय गति में चलती, लेकिन यहाँ पर सीधी रेखा में जो वस्तु चलती है तो उससे हम रेखीय संवेग कहते हैं। तो यहाँ पर रेखीय संवेग संरक्षण, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। रेखीय संवेग संरक्षण, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। हमें पता है कि बाह्य बल F, इसको हम EXT कर सकते हैं, एक्सटर्नल फोर्स बाह्य बल, ये बराबर होता है dP/dt। संवेग परिवर्तन की दर लगाए गए बल या बाह्य बल के बराबर होती है। मान लीजिए हमारे पास कोई निकाय है, कोई एक ही वस्तु ना हो, कोई निकाय हो। ज़्यादातर हम निकाय पर अध्ययन करते हैं। निकाय का ये मतलब हुआ कि बहुत सारे P1, P2, P3 बहुत सारे संवेग उसके एकत्रित हैं। तो जहाँ P कोई निकाय है, P1, P2, इस तरह से बहुत सारे संवेगों का एक निकाय है। तो EXT बराबर dP/dt, जहाँ P बराबर P1, P2, Pn किसी निकाय सिस्टम यदि बाह्य बल 0 हो जाए, यदि बाह्य बल ना लगे, यदि बाह्य बल FEXT = 0, तो dP/dt भी 0 हो जाएगा, उस निकाय का संवेग भी 0 हो जाएगा, या dP = 0। जब संवेग परिवर्तन की दर 0 होगी तो संवेग का परिवर्तन भी 0 होगा। संवेग के परिवर्तन के 0 होने का यह तात्पर्य हुआ कि संवेग में परिवर्तन नहीं होगा, वो स्थिर रहेगा। अर्थात P स्थिरांक, P का मान स्थिर है।
अर्थात P1, P2, P3, Pn ये सभी का मान स्थिर रहेगा। अगर बाहर से कोई बल न लगे तो हम यहां देखते हैं कि जो संवेग का परिवर्तन है वो नहीं होगा, संवेग का परिवर्तन 0 होगा। अर्थात अगर कोई चीज 4 है तो 4 ही रहेगी, इसलिए 4 में से 4 गए 0। संवेग का परिवर्तन 0 रहेगा, इसलिए संवेग का मान स्थिर रहेगा। अब संवेग चूंकि निकाय का संवेग होगा तो बहुत सारे उसके भाग होंगे, उन सभी के संवेग जुड़ करके और पूरे निकाय का ये संवेग होगा। यहाँ पर एक बात स्पष्ट हो जाए कि ये जो हमारा संवेग है P स्थिरांक है, यदि निकाय 2 पिंडों का है, मान लिया 2 ही पिंड हैं, तो P1 प्लस P2 इक्वल टू 0 और P1 प्लस P2 इक्वल टू स्थिरांक। या P1 इक्वल टू माइनस P2, P1 इक्वल टू माइनस P2, यानी उनके संवेग अगर बाहर बल न लगे तो उनके संवेग बराबर और विपरीत होंगे, उनके संवेग आपस में बराबर होंगे और विपरीत होंगे। यहाँ पर अगर देखते हैं हम, चूंकि P स्थिरांक है, P1 प्लस P2 इक्वल टू स्थिरांक। P को हम लिखते हैं m1 v1, ये है m2 v2 इक्वल टू स्थिरांक। इसका हमने अवकलन कर दिया तो ये हो गया m1 dv1 अपान dt प्लस m2 dv2 अपान dt। लेकिन ये 0 हो जाएगा क्योंकि स्थिरांक का जब अवकलन करेंगे तो शून्य हो जाएगा। ये पहले पिंड का त्वरण है, m1 a1 m2 a2 बराबर 0। m1 an ये पहले पिंड पर कार्य करने वाला बल है, m2 दूसरे पिंड पर कार्य करने वाला बल है। हम इसको कह सकते हैं F1 प्लस F2 बराबर 0 या F1 बराबर माइनस M2। ये हमारी गति का तीसरा नियम भी है कि अगर कोई निकाय है जिसमें 2 पिंड हैं तो अगर वो एक दूसरे पर अगर बल लगा रहे हैं तो उनके बीच लगने वाला बल बराबर होगा और विपरीत होगा। तो ये हमने ये गति का तीसरा नियम है, हमने इसी से जो न्यूटन के संवेग संरक्षण के नियम के आधार पर हमने निकाला है। तो एक तरह से ये जो रेखीय संवेग संरक्षण का सिद्धांत है, हम ये कह सकते हैं कि यदि किसी भी निकाय पर बाह्य बल शून्य हो तो उसका संवेग संरक्षित रहेगा, अर्थात उसके संवेग में कोई परिवर्तन नहीं होगा। उसको हम लिख सकते हैं शब्दों में कि यदि किसी वस्तु या निकाय पर बाह्य बल ना लगे, शून्य हो, तो उसका संवेग
संरक्षित रहेगा, अपरिवर्तित रहेगा, स्थिर रहेगा, स्थिर रहेगा। यही संवेग संरक्षण का सिद्धांत है। प्रिय छात्रों, हम यहाँ सीबीएसई बोर्ड और यूपी बोर्ड दोनों के लिए वीडियोज़ अपलोड करते हैं और हमारे आरबीएस फिजिक्स का जो चैनल है उसमें दोनों के प्लेलिस्ट दी हुई हैं, अलग अलग दोनों के प्लेलिस्ट है। जिसकी आवश्यकता हो उस प्लेलिस्ट को खोलकर उसको देख सकता है। दोनों आपको वहाँ मिलेंगे, चाहे वो सीबीएसई बोर्ड का आपको देखना हो तो सीबीएसई बोर्ड को भी आप देख सकते हैं, और यूपी बोर्ड की आपको ज़रूरत है तो यूपी बोर्ड के लिस्ट से आप उसको प्राप्त कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। यदि इस चैप्टर में किसी भी प्रकार का डाउट होता है तो आप हमारे कमेंट सेक्शन अथवा हमारे सोशल साइट पर जाकर पूछ सकते हैं, जिसका लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन पर दिया हुआ है।